दोस्तों आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा कोई भी पुलिस वाला भाई जो किसी भी B1 टेस्ट की तैयारी कर रहा है या किसी भी प्रोमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहा है, वो चाहे मेरे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, क्योंकि जो नया वाला कानून लागू हुआ है, चाहे BNS हो, चाहे BNSS हो या फिर जो हमारी BSA हो, वो पूरे भारत के ऊपर लागू हुई है भाई। तो जितने भी लोग, जितने पुलिस वाले भाई है या फिर किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे को कुछ नोटिफिकेशन में पता चला था कि जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या HSSC हो गया, SSC हो गया, उसमें भी पुलिस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं जिनमें धाराओं का भी जिक्र किया जाएगा। और मैंने अपनी पिछली भी 2-3 वीडियोस में जो चंडीगढ़ पुलिस के भाई थे जिनका कल B1 का टेस्ट हुआ है, उन सभी के लिए मैंने BNS, BNSS और जो रीजनिंग के थे वो सभी क्वेश्चन कवर अप करवा दिए थे। और दोस्तों आप ये टेस्ट में देख सकते हो, आज मैंने कॉपी भी निकलवा ली, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को प्राप्त हुई है। इसमें 100% सभी क्वेश्चन जो मैंने अपनी वीडियोस में कवर अप करवाए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो मेरे भाई जो हरियाणा पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की B1 टेस्ट की तैयारी कर रहा है या फिर हमारे देश के किसी भी राज्य के B1 टेस्ट की या फिर किसी भी यार ठीक वो जिले में रह रहे हो मेरे भाई, ये सभी धाराएं वो है जो उनके रेगुलर यूज में आती है। और जो आज की आ गई है भाई, मेरे भाई बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इसकी की आ गई तो भाई इसका बताने का क्या मतलब होता है। दोस्तों की आने के बाद भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो की में भी गलत बता रखे हैं, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वे गलत हैं और एक एक क्वेश्चन किस तरीके से मैंने आपको कवर अप करवाया था और किस तरह आप आसानी से 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं किसी भी B1 टेस्ट में। तो हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं कि आप किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे जुडिशियरी की, चाहे लॉ या फिर LLB कर रहे हो, LLM कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई यदि आप कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो तो आपको ये धारा, जितनी भी धाराएं हैं, ऑन टिप्स होना बहुत ही जरूरी है। और ना सिर्फ धारा, आज मैंने क्वेश्चन में देखा कि भाई धारा के बाद जो भी पनिशमेंट्स है उनकी, उसके बारे में भी पूछा गया है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सभी कवर अप करवाऊंगा। तो जितने भी लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस का B1 टेस्ट दिया है वो सभी तो इसको गौर करके देखे ही। इसके अलावा जितने भी हरियाणा B1 वाले हैं या फिर हमारे दिल्ली पुलिस वाले भाई हैं, क्योंकि हमारी भाई 2017 से अभी तक बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, बहुत सारे नए जवान हैं, तो उनको जरूरत है एक ऐसी क्लास की जिसमें मैं उनकी सभी ये जो भी नया है उसको कवर अप करवा सकूं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, ये था उनका जो भी नोटिफिकेशन थी, अब भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो बिल्कुल डिटो कॉपी ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिए थे और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। तो आज वाला पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन, दोस्तों मैं कह रहा हूं ये जिसका टेस्ट नहीं था ना वो भी इसको देख सकता है, क्योंकि इसमें मैं हर एक धारा के बारे में जिक्र करूंगा। तो जितनी बार वो धाराओं को भाई मेरे आपके टाइम नहीं लगता है आपको, तो आप बस में जा रहे हो या फिर कहीं भी गाड़ी में जा रहे हो, ब्लूटूथ से सुन सकते हो या वीडियो चालू करके छोड़ सकते हो, या घर में कोई काम भी कर रहे हो तो यदि आपका स्पीकर है या फोन है तो उसमें वीडियो चालू करके छोड़ सकते हो, ताकि आपके साथ मीन्स आपका काम भी होता रहे, साथ साथ वो चीज बार बार आपके कानों में जाएगी तो वो आपके परमानेंट हो सके। ठीक है ना भाई। तो ये कुछ तरीके हैं और मैं आज आपको एक एक ऑन टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आपको इन धाराओं को याद करना है, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके ये की आ गई है उसमें भी गलत बताए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था भाई, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, वह अपराध नहीं है जो निजी रक्षा में किया जाता है या व्यसक मीन्स कोई प्राइवेट डिफेंस में किया जाता है भाई, या फिर कोई अगेंस्ट एडल्ट किया जाता है, अगेंस्ट ए चाइल्ड किया जाता है, अगेंस्ट ए फॉरेनर मीन्स कोई विदेशी के। तो मेरे भाई ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, धारा नंबर 96 से 106 ऑफ IPC और धारा नंबर 34 से 44 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता में, कि यदि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में मीन्स चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे आपकी बॉडी की प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट कर रहे हो तो वो अपराध मीन्स नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई। तो इसमें सीधा सा सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा अपराध नहीं है जो आप प्राइवेट डिफेंस में करते हो, मीन्स ए ऑप्शन इसका ठीक होगा कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बताया गया है कि शरीर की निजी रक्षा के अधिकार के संबंध में कौन सा सही उत्तर है। तो अस्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, 7 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति के विरुद्ध यह अपराध उपलब्ध नहीं है, यह अधिकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है, यह अधिकार माता पिता के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। तो भाई ये बोला गया है कि इन कनेक्शन विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, दिस राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एनी अनसाउंड माइंड पर्सन,
दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट एनी पर्सन। भाई इसका सी ऑप्शन होगा। ये कहना चाह रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसके खिलाफ नहीं है, कि अडल्ट के खिलाफ नहीं है, या फिर किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, या फिर 7 साल से नीचे के बच्चे के खिलाफ नहीं है, या फिर सबके खिलाफ है। तो मेरे भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका इसका ऑप्शन सी होगा, सबके खिलाफ है आपका, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी ये धारा नंबर 34 से 44 तक डिस्कस किया गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ रेप अंडर द प्रोविजंस द बीएनएस 2023 इज। अगर रेप की डेफिनेशन, जो रेप की डेफिनेशन दर्शाई गई है उसमें अंडर एज मीन्स किस एज के नीचे उस रेप की डेफिनेशन को नहीं दर्शाया जाएगा। तो भाई 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है। 18 साल से ऊपर के मीन्स 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत बलात्कार के मामले में सहमति के लिए आयु है। मतलब कि सहमति आप कब दे सकते हो, यदि आप कोई भी प्राकृतिक संबंध बनाना चाहते हो तो एक एडल्ट की मीन्स एक एडल्ट की पता है क्या एज होगी, 18 साल से ऊपर की एज एक एडल्ट की एज होगी, उसके नीचे उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। और उस मामले में सिर्फ उसके जो माता पिता है या उसके गार्जियन है उन्हीं की जो फाइनल मीन्स जो कंसेंट होगी कि भाई वो मानते हैं या फिर वो केस करवाते हैं। वैसे मैं पोक्सो एक्ट भी आपको पढ़ाऊंगा कि भाई उनको केस करवाना ही पड़ेगा, वो किसी के साथ भी लेन देन करके उस केस को रफा दफा नहीं करवा सकते। ये उनकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि यदि ऐसा कोई भी करते उनके सामने आता है तो उनको कोई भी रिपोर्ट देकर उनके खिलाफ जो भी कंसर्न एक्यूज्ड है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। तो एडल्ट की एज है भाई 18 साल, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि बीएनएस इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ रेप इज डिफाइंड, कि जो बलात्कार की परिभाषा है वो किस सेक्शन में दर्शाई गई है। तो ये भाई अभी नए वाले कानून बीएनएस में मैंने आपको बताया था, उस चैप्टर नंबर मैंने जो 5 करवाया था आपको, जिसमें महिला और बच्चों को के प्रति जितने भी आपके अपराध थे वो सभी को डिस्कस किया गया था। तो उसमें बलात्कार की डेफिनेशन बताई गई थी जो सेक्शन नंबर 63 में है, जो पहले सेक्शन नंबर 375 ऑफ आईपीसी में थी। ठीक है भाई, सभी को पता होगा। हाँ, इसके अलावा देखो दोस्तों, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप, मतलब आसानी से कैसे बता सकते हो, क्योंकि यदि आपको ये बची हुई 3 धारा याद होती तो भाई आप बहुत ही आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। जैसे पहला ऑप्शन था 44 क्या था, जो पहले आईपीसी की धारा 106 थी, जिसमें यह था कि यदि कोई डेडली असोल्टेड पर्सन है, यदि आपका बच्चा किसी के पास है या और किसी का बच्चा किसी ऐसे आरोपी के पास है जो आपको मीन्स आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहे हो भाई, तो वो आपके बच्चे को लिए हुए हैं, तो आप प्राइवेट डिफेंस कब तक कर सकते हो। क्या आप प्राइवेट डिफेंस में उस आदमी को गोली मारते हो तो उस आदमी को गोली नहीं लगती, उस बच्चे को लग जाती है, तो उस मामले में भी आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप गोली चला रहे थे उस आदमी के ऊपर, परंतु यार गलती से नेग्लिजेंटली नहीं, मतलब आप विलिंग नहीं थे और वो बच्चा मर गया, तो भाई वो अपराधकारी तो नहीं माना जाएगा आपके अनुसार। तो ये धारा नंबर 44 थी। इसके अलावा धारा नंबर 100 यार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ भाई, पूरी डिस्कस नहीं करूंगा। धारा नंबर 100 में क्या बताया गया है, जो पहले धारा नंबर 299 ऑफ आईपीसी थी, क्या कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन। धारा नंबर 221 में क्या है, जो पहले धारा नंबर 186 ऑफ आईपीसी थी, क्या कि ऑब्स्ट्रक्ट करते हो किसी भी पुलिस वाले को उसकी या किसी पब्लिक सर्वेंट को जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है और आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, मीन्स आप उसमें अवरोध पैदा कर रहे हो। ठीक है भाई, तो सीधी बात है, ये 3 ऑप्शन नहीं थे तो ऑप्शन कौन सा हो गया 63, इसमें डेफिनेशन को बताया गया है। इसके बाद सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बताया गया है इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज डिफाइंड, कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है मीन्स स्त्री की जो लज्जा भंग करते हैं, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, वो अब नए वाले कानून की किस धारा में दर्शाए गए हैं। तो भाई वैसे तो दर्शाए गए हैं धारा नंबर 75 में, 74, 75, 76, 77, 78, ये पहले जो धारा नंबर आईपीसी की धारा 354 की ए से डी तक था, 354 भी था, तो उसको अब धारा नंबर 74 से 79 तक दर्शाया गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कि पहला ऑप्शन क्या था 44 मैंने आपको बता दिया, जो भाई पहले 106 आईपीसी थी। इसके बाद 63, अभी पिछली सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि 63 में भाई बलात्कार की डेफिनेशन है। 221 वही ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी पुलिस वाले को। तो भाई आप इसी क्वेश्चन में देखो कितनी आसानी से आप इसमें अंतर निकाल सकते थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये 2-3 ऑप्शन दिए गए थे, यदि आपको पता होता तो आप एक सेकंड में ये सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मेरे भाई। ये 90 क्वेश्चन थे ना, तो ये आप आसानी से भाई 20 से 25 मिनट में पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें बताया गया है कि इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी इज डिफाइंड, कि भाई क्रुएलिटी मतलब का होता है बर्बरता, जो पहले 498 ए में दर्शाया गया था कि जो दहेज प्रताड़ना होती है, तो उस टाइम भाई पहले आईपीसी में इस बर्बरता की, इस क्रुएलिटी की कोई भी डेफिनेशन नहीं थी, परंतु अब नए वाले कानून में इस डेफिनेशन को जोड़ दिया गया है, जो धारा नंबर 86 में है। क्योंकि धारा नंबर 85 क्या है, जो पहले धारा नंबर 498 ए ऑफ आईपीसी थी, क्या अब भाई कोई भी दहेज प्रताड़ना करता है तो इसकी डेफिनेशन कहाँ दर्शा दी गई, अब धारा नंबर 86 में। इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 70 गैंग रेप दर्शाया गया है, सेक्शन 75 जो भाई अभी मैं पिछली सेक्शन में डिस्कस किया है, अब भाई जो आप धारा में यौन उत्पीड़न करते हो। इसके अलावा क्या थी, 80 में था भाई, जो पहले 304 बी थी। अब भाई दहेज के मामले में आप यदि किसी की हत्या भी कर देते हो तो पहले 304 बी लगता था, अब 80 लगेगा। तो सीधी सी बात है, ये 3 सेक्शन आपको पता होती तो आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। भाई अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी 11-12 मीन्स 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो आपके जो अभी की आई है उसमें भी गलत दर्शाए गए हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि उनके आंसर अलग होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताया गया कि इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ मर्डर, अब नए वाले कानून बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में मर्डर किस धारा में दर्शाया गया है, तो भाई सेक्शन नंबर 100 में कल्पेबल होमिसाइड दर्शाया गया था, तो सेक्शन नंबर 101 में मर्डर, जो पहले धारा नंबर 299 में कल्पेबल होमिसाइड दर्शाया गया था, और 300 में मर्डर मतलब आईपीसी में। तो अब इसमें यह आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, धारा नंबर 85 498 जो मैंने बताया था, धारा नंबर 101 मैंने बता ही दिया मर्डर की डेफिनेशन है, धारा नंबर 202 जो पहले आईपीसी की धारा नंबर 174 ए थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे आप कोई भी यदि भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है उसके ऊपर 174 ए का मुकदमा करके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, तो जो अब नए वाले कानून में 209 में दर्शाया गया है, ठीक है भाई। 221 वही जो पहले 186 में थी, यदि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आप अवरोध पैदा कर रहे हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम, ठीक है भाई। तो ऐसे यदि आपको धारा याद रहेगी, मेन धारा जो मैंने इन वीडियोस में करवाई है, तो भी भाई आप आसानी से इन धाराओं में डिफरेंस आसानी से बता सकते हो भाई, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें सभी में सेम ऑप्शन दिए गए थे, यदि आप देखो तो भाई चौथे में भी, 5वें में भी वही धारा नंबर 44, छठे और 7वें में वही 75, वही 70, वही 221 धारा बार बार रिपीट हो रही है इन तीनों चारों क्वेश्चन में। तो मेरे भाई ये 2, 4, 5, 7 धारा ये आप अच्छे से याद कर लेते तो आपको पता चल जाता कि ये 3 धारा बार बार यूज हो रही है, तो जो अलग धारा है वही इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से भी आप इसके आंसर सोल्व आउट कर सकते थे, ठीक है भाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया है कि whoever commits the abatement of suicide shall be punished with, जो भी सुसाइड मींस पहले सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी में था कि भाई जो मींस यार आत्महत्या के लिए विवश करता है किसी को भी, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, जो अब वाले कानून धारा नंबर 108 में बताया गया है। इसमें वैसे धारा पूछी नहीं गई है भाई, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले 306 में था वही दो ऐड हम कर रहे थे, वो अब धारा बीएनएस की धारा 108 में है। तो इसमें क्या था, पहला ऑप्शन है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, नहीं भाई ये क्वेश्चन गलत है। यदि आपने इस धारा को पढ़ा होगा तो इसमें है 10 साल तक की सजा उसको दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम फाइन भी इम्पोज उसके ऊपर कर सकते हैं। तो बी और सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में बोथ बी एंड सी, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 द ऑफेंस ऑफ हर्ट इज डिफाइंड। भाई हर्ट किसमें मीन्स छोटी मोटी मार, थप्पड़ मार दिया, डुक्का मार दिया, भाई ये पहले सेक्शन नंबर 319 ऑफ आईपीसी में बताया गया था। अब नए वाले कानून की धारा नंबर 114 में बताया गया है। इसके अलावा जो धारा है उनको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अभी पिछली सेक्शन में भी इन यही तीनों ऑप्शन थे। यदि आप समझदार होते, दिमाग से काम लेते ना भाई, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते थे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी सेम यही ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 100 बार बार बता दिया, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया 209, अभी बताया था 174 थी भगोड़े के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 221 वही 186, मतलब अभी तक 5-6 क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है ये धारा। तो मेरे भाई यदि B1 की तैयारी करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। स्मार्टली आप इन ऑप्शंस को हटा सकते हो, और जो उत्तर होता है 114 आप आसानी से इसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया, इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस 2023 द एक्ट ऑफ एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर इज डिफाइंड। इसमें कहा गया है कि मानव
जो हमारी मानव जीवन है या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को हानि पहुंचाना कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो मेरे भाई ये पहले सेक्शन नंबर 336 ऑफ आईपीसी में दर्शाया गया था, जो नए वाले कानून की धारा 125 में दर्शाया गया है। और ये देखो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। परंतु इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई, समझदारी देखो यार। आप यदि ये क्वेश्चन पेपर चलो मैं डाल दूंगा आपके पास, परंतु जितने भी चंडीगढ़ पुलिस वाले हैं भाई वो देखना, या फिर इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये चंडीगढ़ पुलिस का B1 टेस्ट का पेपर आ गया है। इसमें क्या है भाई, इसकी की भी आ गई है। इसमें क्या, ये 3 ऑप्शन फिर वही 221 अभी मैंने बताया था, 100 अभी मैंने बताया था, 114 अभी मैंने बताया था। तो मेरे भाई बार बार वही ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं, तो आप जो भी अलग ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर टिक करके आगे निकल सकते हो। ये सीधी सी कॉमन सेंस यूज करो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये बताया गया, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर असोल्टिंग और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अगर सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए उस पर आक्रमण करने अथवा आपराधिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या सजा है? तो दोस्तों पहले आईपीसी के सेक्शन 353 में यह बताया गया था, और अभी नए वाले कानून की धारा 132 में बताया गया है। अभी इसमें सेक्शन तो बता नहीं रखी, परंतु इसमें कह रहा है इसमें सजा कितनी होगी। तो मेरे भाई जितने भी ये सजा वाले क्वेश्चन है मैंने देखा है, 7-8 क्वेश्चन है, किसी में भी अलग सजा नहीं दे रखी। उसमें सिर्फ उस जो भी उसकी सजा है वो, उसके साथ उसका फाइन है वो, उसके साथ या तो दोनों या फिर कोई भी नहीं, सिर्फ ये ऑप्शन दे रखा है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर मैंने कभी भी नहीं देखा मेरे भाई। इस 90 नंबर में से मैं आपको वादा करता हूँ, यदि आपने ये दोनों तीनों वीडियो देखी होती है और थोड़ा बहुत भी मैं बता रहा था कि जीके, जैसे आप करंट जीके देख सकते थे, या फिर जो एक्ट्स बताए गए थे, जैसे एनडीपीएस एक्ट 1985 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ, जो पोक्सो एक्ट है 2012 में लागू हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 में हुआ, आरंज एक्ट है 1959 में हुआ। यदि इतना छोटा छोटा भी यदि आप याद कर पाते तो मेरे भाई आप आसानी से 90 में से 85 नंबर से ऊपर ले सकते थे, आसानी से। ये मैं कह रहा हूँ। आगे भी मैं, चलो अभी दुख मत बनाओ भाई, जितने भी मेरे भाई और किसी राज्य के हैं और इस B1 पुलिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चीज की मेरी वीडियोस देखे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो भाई इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कैसे ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा भाई? अब ये कह रहे हैं कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर मींस या तो 2 साल के लिए सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। तो मेरे भाई इसमें दोनों होगा, दोनों के लिए ये कह रहा है और बोथ A एंड B। तो बोथ नहीं होगा, इसमें और होगा, या तो सजा दी जाएगी या उसके फाइन लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है भाई। इसमें भी एक खेल खेला गया है, आपका कहीं भी जहां और लगेगा उसमें ऑप्शन डी रहेगा, और जहां पे A एंड B रहेगा वहां ऑप्शन सी रहेगा। यही चीज के लिए मैं आपके अगले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 12, 13 और 15 ये की में भी गलती दिए गए हैं भाई, जहां पे ऑप्शन ये आप इसे आसानी से समझ सकते थे। कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B। इसमें क्या है, पहले में है सजा, दूसरे में है उसका फाइन मतलब जुर्माना, तीसरा ऑप्शन है कि भाई दोनों इंपोज किए जाएंगे, और चौथा है या तो A और या B मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो भाई डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये आपकी की में गलत है भाई। इसमें हम व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग अंडर सेक्शन 137 ऑफ BNS। 137 मैंने पहले भी किडनैपिंग की बताया था। 137 वैसे तो 4 धाराएं हैं, 359, 360, 359, 60, 61 और 363 जो पहले आईपीसी में था। अब 137 में सजा कितनी है भाई? सजा है इसमें 7 साल तक की सजा है, और इसमें साथ फाइन भी इम्पोज किया जाता है। ऊपर यहाँ पे मैं आपको दर्शा रहा हूँ मेरे भाई, देख सकते हो आप, या फिर जाके धारा 137 का पार्ट 2 आप देख सकते हो। उसमें साफ साफ बताया गया है कि इसमें किडनैपिंग में 7 साल की सजा के साथ साथ आपको मीन्स साथ ना कि भाई या तो पनिशमेंट होती है या फिर जुर्माना होता है, परंतु इसमें दोनों चीज आपको साथ इम्पोज की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ A एंड B। परंतु इसमें आपकी की में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। भाई ये गलत है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो और सुधार भी सकते हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एनी पब्लिक सर्वेंट हु नोइंगली डिसोबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। कि भाई कोई भी जो पुलिस वाला है वो डायरेक्शन ऑफ लॉ मीन्स हमारे जो कानून द्वारा, ये हिंदी में कहते हैं कानून के किसी निर्देश को जानबूझकर उल्लंघन करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के लिए क्या सजा है। तो भाई इसमें भी यही बात है, क्या है इसमें या तो A आता या फिर B आता। क्या पहले में सजा दी गई है पहले ऑप्शन में, दूसरे में जुर्माना दिया गया है, तीसरे में कह रहा है
बोथ ए एंड बी। अब दोनों एक साथ है कि नहीं? नहीं भाई, इसमें दोनों एक साथ नहीं है। इसमें या तो सजा दी जाएगी या जुर्माना, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई, परंतु इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो। क्या बताया मैंने? कोई भी हमारा जो सरकारी कर्मचारी हमारे जो कानून द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, कानून की अवहेलना करता है, उन डायरेक्शंस ऑफ लॉ की अवहेलना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों चीजों से दंडित किया जाएगा। या तो उसको सजा, मतलब कि यदि ऑप्शन में दिया गया है या तो सजा दिया जाएगी या जुर्माना, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा। इसमें दोनों चीजें एक साथ इम्पोज की जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ना कि डी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बताया गया व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम फॉर इंचार्ज ऑफ पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, ये मैंने पहले बताया था, 166 BOF IPC में था, परंतु अभी क्या किसमें है? क्वेश्चन नंबर ना धारा नंबर 200 BNS में। इसमें वैसे इसमें धारा दे नहीं रखी, मैं तो याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ भाई। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें है अगर भाई इम्प्रिजनमेंट फॉर टाइम विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है फाइन, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबोव। तो ये कहना चाह रहा है भाई व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, तो इसमें ऑल ऑफ द अबोव होगा भाई। ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव कैसे होगा? कि इसमें या तो सजा दी जाएगी या फिर जुर्माना इम्पोज किया जाएगा, कोई एक चीज होगी, ना कि दोनों चीज होती तो ये तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाता। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? अभी हमने 4-5 क्वेश्चन किए कि बोथ ए एंड बी आएगा, ये बीच में सी वाले ऑप्शन के आगे और लग रहा है ना, तो जहां भी और लिखा हुआ है वहां पे ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, और जहां पर और लिखा हुआ नहीं है वहां ऑप्शन नंबर सी। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर, भाई इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं B1 में, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई अभी B1 की ताक में बैठे हैं या किसी भी प्रमोशनल टेस्ट की ताक में बैठे हैं। तो आपको बता देता हूँ, सिर्फ धारा रटने से, धारा याद करने से, या ये 3-4 एक्ट ये याद करने से कुछ नहीं होगा। असली बात है जब आप प्रैक्टिस सेट देखते हो या फिर इस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको देखते हो, तब पता लगता है एक्चुअल में कैसा पेपर आने वाला है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर यदि हम जाएं तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो था। इसमें क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर पर्सोनेटिंग, एक मतलब कि एक पुलिस वाला है उसकी तरीके से पर्सोनेट कोई करके आदमी, यदि कोई भी भाई सिविल पर्सन यदि कोई ऐसा अपराध कारित करता है तो उसको कौन सी सजा दी जाएगी? इसमें क्या है? या तो भाई सजा पहले ऑप्शन में, दूसरे में उसके ऊपर जुर्माना, तीसरे में बोथ ए एंड बी, चौथा नॉन होता वो। तो इसके सी में और नहीं लग रहा, तो भाई बोथ ए एंड बी होगा। अब उसको सजा भी दी जाएगी, इसके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, परंतु की में दिया गया है डी, तो ये क्वेश्चन की में गलत है भाई। ठीक है, आप जाके बुक में भी देख सकते हो ये, यदि आप लोग को लग रहा हो भाई की को गलत बता रहे हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 206 ऑफ द BNS विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस। 206 के तहत कौन सा ये अपराध है? यदि भाई 206 आपने पढ़ी हो तो आपको आसानी से आप पता लगा सकते हो। जो पहले धारा IPC की धारा 172 में बताया गया था कि सम्मन की तामील यदि आप करते हो, देखो सबसे पहले सम्मनों को लेने से बचने के लिए फरार होना, तो यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्योंकि भाई यार मैंने 2-3 वीडियो किया, इतनी सारी वीडियोस बना दी है नए कानून के ऊपर, फिर भी यदि आप जाके नहीं पढ़ रहे, फिर भी आप फोकस नहीं कर रहे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपको हजारों सालों तक ये कानून काम आने वाला है, परंतु 1000 साल छोड़ो भाई, जब तक आप जिंदा रहोगे कम से कम, जब तक तो आपको ये कानून जरूर लागू होगा या आपके काम आएगा। तो मेरे भाई इसमें आसानी से आप 206 क्या करोगे? जो सम्मन को लेने से बचता है तो उसके ऊपर पहला ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है भाई अगला क्वेश्चन, हाँ, अंडर सेक्शन 221 ऑफ द BNS विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस। 221 में क्या ऑफेंस है? यदि आपको पता होगा तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्या है? जो पहले धारा नंबर 186 में था, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। पहला ये ऑप्शन हो गया, पहले टिक करो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया 18, अंडर सेक्शन 222 ऑफ BNS ओमिशन टू असिस्ट। भाई 222 में बताया गया है कि यदि आप, परंतु इसमें सजा दी गई है। हाँ, 222 आपने देखा होगा धारा नंबर 187 ऑफ IPC में और 222 ऑफ BNS में। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है और वो सहायता मांगता है किसी भी सिविल पर्सन से और वो सिविल पर्सन सहायता नहीं देता है, तो उसके ऊपर क्या सजा इम्पोज की जाएगी? तो उसके ऊपर क्या है भाई?
सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 महीने की सजा, दूसरे में उसका और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2500 रुपीज और ऑल ऑफ द अबव। तो भाई इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, या तो उसको सजा दे दी जाएगी या उसके ऊपर जुर्माना। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि और आ गया ना तो ये फिर डी ऑप्शन ही ठीक होगा भाई, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएस इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड इज एन ऑफेंस। बीएनएस के किस प्रावधान के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा जो चूक को समझाने के लिए वह बाध्य होता है उसे समझाने में जानबूझकर। भाई ये यार बुकिश लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि ओमिशन टू इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड, यदि हमारा सरकारी कर्मचारी पाबंद है किसी भी जिसको पकड़ना चाहिए, जिसको उसको पता है कि वो आरोपी है, उसको पकड़ने के लिए वो बाउंड है, फिर भी उसको नहीं पकड़ता है, तो पहले आईपीसी की धारा 221 में बताया गया था और अब नए वाले कानून की धारा 259 में बताया गया है। इसमें क्या है, हाँ सीधा सा भाई इसमें ऑप्शन आ गया 259, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। कैसे, ऑप्शन नंबर ए है वही क्या था, सो में कल्पेबल होमिसाइड मतलब आपराधिक मानववध की परिभाषा। 222 में अभी 187 वाला डिस्कस किया था, क्या पुलिस या पब्लिक सर्वेंट को आपको असिस्ट करना पड़ेगा, मतलब हेल्प करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सेक्शन नंबर 303 आपने पढ़ा होगा भाई, चोरी के लिए पहले सेक्शन नंबर 379 थी, अब 303 हो गया। तो भाई यदि ये तीनों धाराएं आपको याद होती तो भाई आसानी से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो मेरे भाई आप आसानी से यदि मेरी ये वीडियोस देखोगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं साथ साथ भाई जितने ऑप्शन की जितनी भी धारा है वो भी साथ साथ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ गया कि व्हाट इज द पनिशमेंट इन केस एनी पर्सन चार्ज्ड विद और कन्विक्टेड और एनी ऑफेंस एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट। हाँ, उसी के सेक्शन नंबर 223 में डिस्कस किया गया था, आईपीसी की सेक्शन 223 में और अब नए वाले कानून की धारा 261 में, कि यदि कोई पुलिस पर्सन, भाई जैसे कोई भी आरोपी है जो भाग रहा है और पुलिस पर्सन नेग्लिजेंटली लापरवाही से उसको सफर करता है, अब भाई भागने दे कोई ना मेरा किसान है, तो ऐसे व्यक्ति को अब सजा के मामले में, और जैसे मैंने कहा था पहले ऑप्शन में सजा है, दूसरे में जुर्माना है, तीसरे में और, जहां और आ रहा है उसको यूज नहीं करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी यूज करना है, वो होता वो, ठीक है भाई। सी ऑप्शन पे तभी टिक करना है जब और ना आए, जहां भी और आ रहा है वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा भाई, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान ट्रिक थी भाई, यदि आप एक क्वेश्चन भी ठीक आपका हो सकता था तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से ठीक कर सकते थे इसमें। इसके बाद हो गया 20 हो गया धारा नंबर 21 रेस्ट ड्राइविंग और राइडिंग। भाई रेस्ट ड्राइविंग के लिए मैंने पहले बताया था, आईपीसी में धारा नंबर 279 था और अभी नए वाले कानून धारा 281 में यही पूछा गया। इसमें सेक्शन नंबर पहला ऑप्शन है 100 अभी बताया था, 261 अभी बताया था, जो पहले 223 में था, 303 अभी बताया था चोरी के लिए। भाई देखो यार हर क्वेश्चन में वही ऑप्शन पुट किए जा रहे हैं, तो कितना आसान पेपर था आप सोच सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट इज डिफाइंड। अभी चोरी के लिए बताया तो था भाई 303, जो पहले 379 में था। 303 के अलावा 3 धाराएं कौन कौन सी दी गई है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कौन सी, सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर 281, सेक्शन नंबर 261। मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं हो सकता, और आगे वाले भी जो भी तैयारी कर रहे हैं कृपया करके ध्यान दें इसके ऊपर। इसका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग के लिए क्या क्या सजा होगी, वो बात है भाई, इसमें मैं ज्यादा दिमाग मारना नहीं चाहता भाई। ऑप्शन ए है सजा, 2 में है जुर्माना, सी में और आ गया तो उसके ऊपर टिक करना ही नहीं है। अगला ऑप्शन टी ऑल ऑफ द वो भी टिक कर दो भाई, ठीक है। आगे ये ट्रिक जिंदगी भर के लिए याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ डकैती डिफाइंड। भाई डकैती पहले किसमें डिफाइन की गई थी, डकैती पहले थी 391, 395, 396, 399, 400, 402, ये इन सभी में डकैती थी, परंतु अभी डकैती है सेक्शन नंबर 310 में। आपने देखा भी होगा, मैंने बताया भी दिया आपको, 308 में क्या था, एक्सटॉर्शन था, 309 में क्या था, रोबरी थी, 310 में क्या था, डकैती थी। तो इस तरीके से यदि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आप आसानी से एक सेकंड में इसके ऊपर टिक करके आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा कौन कौन सी सेक्शन डिस्कस की गई है, 100 हर सेक्शन में डिस्कस है, 261 2-3 सेक्शन में होली, 331 हाँ 331 भाई डिस्कस नहीं हुई है इसमें, ठीक है। 331 वही फोर्जरी ना, 335 से 350 था भाई फोर्जरी, तो
330 और 31 की जो आपकी प्रॉपर्टी वाला मामला था उसमें आप देख सकते हो। ठीक है भाई, जो 303 से 334 तक था। अब करते हैं ये हो गया 24, इसके बाद चलते हैं 25 पे भाई। ये कह रहा है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज एन ऑफेंस। अब भाई विश्वासघात करना किस धारा में आता है? तो पहले धारा नंबर 405 में इसकी डेफिनेशन थी, 406 में बताया गया था इसका पनिशमेंट। अब धारा नंबर 316 में ये बताया गया है, तो आसानी से आप इसके ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर सकते थे। इसके अलावा जो भी 3 ऑप्शन है ये अभी पिछली धारा में डिस्कस किए थे। इतना आसान पेपर यार, आप आसानी से क्यों नहीं काट रहे ये ऑप्शन? सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 100 सेक्शन 100 सभी में डिस्कस कर रहे हैं। 261 3-4 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। 310 अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 316 पे टिक करके आगे बढ़ो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आगे के लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक था बीएनएस, अब आ गया बीएनएसएस। 26 में अब भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब लागू हुई? भाई ये सारे 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेल बॉन्ड अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? बेल बॉन्ड की भाई डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन। बेल बॉन्ड होता क्या है? तो भाई किसी को भी सिक्योरिटी, जो बेल बॉन्ड यार जो बंद पत्र होता है भाई पैसे देके, जैसे धारा नंबर 126 होगी बीएनएसएस की, अगर भाई उसको कहेंगे कि हम भाई आगे आप 6 महीने के दौरान या 1 साल के दौरान ऐसा कोई भी अपराध कारित करते हो तो आपने जो ये बंद पत्र जो 1000 रुपए 10,000 रुपए 50,000 रुपए ये जमा करवाए हैं ये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अग भाई मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। इसका ऑप्शन नंबर बी, अग आप पैसे जमा करवा रहे हो श्योरिटी और उसके ऊपर आपको छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड इन द बीएनएसएस। भाई संज्ञेय अपराध क्या होता है? मैंने संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप आसानी से जाके देख सकते हो। इसके अलावा ये कह रहा है कि संज्ञेय अपराध क्या है? भाई संज्ञेय अपराध सीधी सी बात है, पहले हमारी सीआरपीसी की धारा 41 और अभी नए बीएनएसएस की धारा 35 में बताया गया है जहां हम बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं, वही क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो इसमें एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। भाई आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हाउ द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड। भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? न्यायिक कार्रवाई क्या होती है? न्यायिक कार्रवाई का सीधा सा इसका मतलब ये होगा कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सी, इंक्लूडिंग एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। भाई जहां पर भी एविडेंस लिए जाते हैं शपथ के ऊपर, शपथ भाई थाने में तो दिलवाई नहीं जाती, तो शपथ दिलवाई जाती है उसमें जहां अपने कोर्ट में। तो जहां भी शपथ दिलवा के कोई भी आपसे कोई कॉन्फेसमेंट क्या करवाया जाता है या फिर आपका कोई भी एविडेंस लिया जाता है तो वही भाई आपका क्या माना जाएगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये हो गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में। भाई मैंने अभी पिछली वीडियोस में जो बीएनएसएस की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि कब एक एसएचओ से ऊपर का अधिकारी, चाहे डीएसपी हो चाहे फिर हमारा जो पहले सेक्शन नंबर 36 में बताया गया था और अब नए वाले कानून की धारा नंबर 30 और बीएनएसएस में बताया गया है कि कब वह उसके सिर्फ उसके इलाका क्षेत्र में उन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसी को घुमा फिरा के पूछ लिया कि भाई कहाँ कहाँ वह एक्सरसाइज कर सकता है उन पावर्स को। तो इसका हो जाएगा सेक्शन ना ऑप्शन नंबर बी ठीक, थ्रू आउट द लोकल एरिया। उस लोकल एरिया की जो लिमिट्स है उसमें वह उन ड्यूटीज को जो एसएचओ परफॉर्म कर सकता था, जो एसएचओ वो मतलब कि अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता था, वो बड़ा ऑफिसर भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। भाई कब एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है? भाई संज्ञेय अपराध में कर सकता है, सीधी सी बात है। हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है भाई। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड है वो भी। हु इज बीइंग रिलीज्ड और कन्विक्टेड कमिट्स ए ब्रीच ऑफ एनी रूल। भाई जो पहले किसी बंद पत्र के ऊपर छोड़ा गया है, किसी जमानत के ऊपर छोड़ा गया है, उसके बाद भी वह मीन्स ऐसा कोई अपराध कर देता है तो भाई इन सभी को ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई? इसका अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस ए पुलिस ऑफिसर कैन डू सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोल्ड टू बी अरेस्टेड। भाई ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि कोई भी आरोपी किसी स्थान के मीन्स किसी घर में घुस जाता है, किसी दुकान में घुस जाता है, तो कोई भी पुलिस वाला भाई उसमें सर्च कर सकता है। ये पहले सेक्शन नंबर 48 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया था। अब नए वाले
कानून की धारा नंबर 44 में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और ऑप्शन बी ठीक होने के साथ साथ इसकी 3 सेक्शन यदि आपको याद होती तो आप आसानी से बी पे ठीक कर देते। पहली क्या है, सेक्शन 35 बिना वारंट गिरफ्तारी। अगले 44 मैंने बता ही दिया कि भाई कोई भी आरोपी किसी के घर में छिप जाता है तो उसकी तलाशी। अगले सेक्शन सी 49 जो पहले सीआरपीसी की धारा 51 में बताया गया था कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी तलाशी करनी है, तो वो 49 सेक्शन में आ जाएगा। अब सेक्शन नंबर 85 जो पहले सेक्शन नंबर 83 में क्या क्या था, उद्घोषित किए गए अपराधी की संपत्ति की कुर्की, उसकी संपत्ति को नीलाम करना। ठीक है भाई, तो सभी सेक्शन आप भाई, ये मैं ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको दोबारा से भी सभी धाराएं याद करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 34 ना, क्वेश्चन नंबर अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनए द प्रोसीजर टू सर्व सम्मन। भाई सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे, जो पहले आपके सेक्शन नंबर 62 में बताया गया था, अभी नए वाले कानून की धारा नंबर 64 में बताया गया है, तो इसमें सीधा आपका ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है, इसके अलावा 3 सेक्शन कौन सी है, 35 अभी पिछले में डिस्कस की थी, 44 अभी पिछले में, 49 अभी पिछले में। अरे मेरे भाई, तीनों जो ऑप्शन थे वो पिछले में भी थे, इसमें भी है, सिर्फ एक ऑप्शन बदला है, वही आपका उत्तर हो जाता है सेक्शन नंबर 64। ठीक है ना भाई। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर द बीएनएसएस शैल बी। अब देखो वारंट कैसा होना चाहिए, मैंने आपको पहले सेक्शन नंबर 70 में आपको बताया था कि, और हाँ अब नए वाले कानून की धारा 72 में बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। इसके अलावा प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सिग्नेचर होने चाहिए, इसके अलावा उस कोर्ट की सील होनी चाहिए। ये तीनों चीज ऑल ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करो। ये आसानी से आप देख भी सकते हो भाई ये ऑप्शन कि भाई क्या होगा वारंट के लिए जरूरी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन राइटिंग में लिखा जाएगा वो, और सी ऑप्शन उस जो भी पर्टिकुलर वो कोर्ट है उसकी सील होगी उसके ऊपर। इसके बाद भाई व्हेन एनी इज क्लोज्ड एनी पर्सन रिजाइडिंग इन एनी प्लेस, भाई वही बात है जो मैंने पहले सेक्शन नंबर 100 में, अभी सेक्शन नंबर 100 में है। अब भाई पहले जो 103 में थी भाई, अब क्या है इसमें, अब बंद स्थान की तलाशी करवाई जा रही है, तो उसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक होंगे। क्या बता रहे हैं ए, अब भाई वो जो भी उस बादशाह मीन्स जो भी उसका बादशाह यार कोई उसका मालिक है जो उसका घर का, वो सारी सुविधाएं प्रदान करवाएगा कि भाई आप मेरे घर की सारी तलाशी दो, और वो उसको कोई भी मतलब अवरोध पैदा नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये आप मैं सीधा रीजनिंग के ऊपर चलता हूँ, ये सेक्शंस आप कर सकते हो। सेक्शन नंबर 37 में 4 धाराएं हैं, ये कह रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर ए कीपिंग। भाई एग्जीक्यूटिव बॉन्ड ये मैंने बता दिया, धारा नंबर 126 जो पहले 107 51 होती थी, तो 107 की जगह अब 126 होगी। 126 में क्या बताया गया है, अगर आपको सिक्योरिटी बॉन्ड मतलब कि बंद पत्र के ऊपर छोड़ा जा सकता है, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता। परंतु इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए बता दिया मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, बी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, और डी मैं अभी बता रहा हूँ। धारा नंबर जो पहले 151 ऑफ सीआरपीसी थी, अभी धारा नंबर 170 ऑफ बीएनएसएस है। इसमें बताया गया है कि किसी को भी हम बाउंड करने के लिए हमें परिकल्पना हो जाती है कि वह कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो उसको बाउंड करने के लिए हम 24 घंटे के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक बेल बॉन्ड के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि अगले 6 महीने या फिर 1 साल के लिए वैसा कोई भी अपराध नहीं करेगा, और करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। 30 हो गया, 32 हो गया। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 38, ये कहते हैं बीएनएस की धारा 126 के अंतर्गत कार्यपालक दंडाधीश किस व्यक्ति को अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी इच्छा के अनुसार डेस्क के लिए करारनामा, मतलब 126 जो 107 51 होती थी, जो अभी 126 70 है, कितने दिन के लिए बाउंड कर सकते हैं, तो भाई ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए, परंतु अधिकतर केसों में भाई सिर्फ 6 महीनों के लिए बाउंड करते हैं। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी पीपल कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली, जो विधि विरुद्ध जमाव होता है कितने लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे भाई ये मैंने पहले भी बताया था, जो पहले धारा नंबर 141 से 160 तक था विधि विरुद्ध जमाव वाला, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी वाला, जो अभी धारा नंबर 189 से और धारा नंबर 197 98 तक है, उसमें क्या है, अब भाई अभी जैसे 148 49 लगाते हैं, तो क्या लगता है 190 या 191 का पार्ट 3, तो मेरे भाई वही चीज इसमें दिया गया है कि वो विधि विरुद्ध जमाव में कितने बंदे होने आवश्यक थे, तो उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। इससे अगला क्वेश्चन है भाई, हु हैज द पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर अंडर। भाई जो पहले धारा नंबर 144 लगाते थे, भाई बहुत सारे मामलों में नहीं कहते, तो भाई धारा 144 लगा दी। जो नए वाले कानून की धारा 163 लगती है, ठीक है भाई,
तो उसमें कौन कौन ऑर्डर दे सकता है? तो मेरे भाई चीफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, चीफ डीसी हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कोई भी इसमें से मजिस्ट्रेट 163 के ऑर्डर कर सकता है, जो पहले 144 के ऑर्डर थे। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन टू। भाई जिस भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी अधिकारी को ऐसा पता चलता है, किसी भी कर्मचारी को ऐसा पता चलता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, मतलब संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो वह या तो अपना जिसके भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है, अपने ऊपर वाले ऑफिसर को वह यह सूचना देगा, या फिर उसको वहीं भी उस ऑफेंस को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 41 के बाद भाई 42, अंडर सेक्शन 117 ऑफ बीएनएस पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट द पर्सन सो डिजाइनिंग। इसमें क्या है भाई, 170 वाला अपराध मैंने अभी पहले भी बताया था, जो धारा 151 ऑफ सीआरपीसी था। इसमें हम, यदि हमें कोई परिकल्पना है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है कोई व्यक्ति, उसको बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की मर्जी के हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी मतलब ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। भाई किसमें कोई भी पुलिस वाला भाई बिना, मतलब कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो पहले यह सीआरपीसी की धारा 156 में था, अब नए वाले कानून की धारा 175 में इसको दिया गया है। इसके अलावा 3 धारा दी गई है। क्या 44 मैंने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, बंद स्थान की तलाशी, जिसमें भाई वो व्यक्ति घुस गया आरोपी। धारा 103 बंद स्थान की तलाशी। धारा नंबर 126 अभी बताया था सिक्योरिटी बॉन्ड पे जो छोड़ना, पहले 107 थी। क्वेश्चन नंबर 44, सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएस डील विद 173 ऑफ बीएनएसएस क्या है? भाई पहले जो सीआरपीसी 154 थी, जिसके तहत आप कहीं भी थाने में जाके संज्ञेय अपराध के मामले में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, उसकी कॉपी ले सकते हो, आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, आप कहीं भी दूसरे एरिया में हो तो 0 एफआईआर करवा सकते हो। ये सभी मामले धारा नंबर पहले सीआरपीसी के 154 में था, अब जो नए वाले कानून की धारा नंबर 173 में है। ठीक है भाई। क्या है संज्ञेय मामलों में सूचना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है। 45, सेक्शन नंबर 174 ऑफ द बीएनएसएस डील विद। भाई 174 क्या है, जो पहले 155 में था, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। 46, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। भाई प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो संज्ञेय मामलों में जो प्रोसीजर होता था, पुलिस के द्वारा जो प्रोसीजर अमल में लाया जाता था, जो पहले की सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 157 में था और नए वाले कानून की धारा 176 में बताया गया है, उसमें ये प्रोसीजर बताया गया है। तो ये आप आसानी से इसमें क्वेश्चन ना ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर सकते हो। इसके अलावा तीनों ऑप्शन ये मैं पहले डिस्कस कर चुका भाई, 44, 103, 126। भाई दिमाग होता तो आप आसानी से डी के ऊपर सीधा टिक करते और आप आगे बढ़ते, बिल्कुल भी टाइम आप वेस्ट नहीं करते। इसके बाद सेक्शन नंबर 47, अंडर सेक्शन 180 ऑफ बीएनएसएस। भाई 180 में क्या है, कोई भी जो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, तो इसमें सीधा आपको दिया गया होगा ऑप्शन क्या है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन 176 में था, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 173 था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है भाई ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस द कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी। भाई कॉन्फेशन किसमें करते थे, पहले सीआरपीसी की धारा 164 में, नए वाले कानून की धारा 183 बीएनएसएस में। तो भाई इसमें सीधा सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीएनएसएस का 183। और ये 3 ऑप्शन है, ये हर धारा में डिस्कस कर रहे हैं क्या, 44, 103, 126 अभी डिस्कस किया ही था। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएसएस द मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई जो भी रेप विक्टिम है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन पहले धारा नंबर 164 ए में डील किया जाता था सीआरपीसी में, नए वाले कानून की धारा 183 में डील किया जाता है। और इसमें सीधी सी बात है, इसमें ना सॉरी भाई 164 184 हो गया, क्योंकि 164 था वो 183 था। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 50, अंडर सेक्शन 189 ऑफ द बीएनएसएस। 189 क्या है, जो पहले 169 ऑफ सीआरपीसी था, उसमें क्या था, कोई भी आरोपी है जिसके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो उसको क्यों हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर फॉर 50 क्वेश्चन का ऑप्शन पहला क्या है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन।
प्रोसीजर जो पहले सीआरपीसी 157 में था, नए वाले कानून की धारा 176 में। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस वो का वो ऑप्शन, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट, मतलब जब हमारे पास सबूत कम है तो हम जो आरोपी है उसको छोड़ना पड़ेगा हमको। तो ये पहले 169 ऑफ सीआरपीसी में था, अब 189 ऑफ बीएनएसएस में है। 50 क्वेश्चन हो गए भाई। अब विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ पुलिस, पुलिस का कौन सा इनमें से रोल नहीं है? तो भाई टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम, अपराध का पता लगाना रोकना ये पुलिस का काम है, ठीक है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, भाई कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना ये भी पुलिस का काम है। टू टीच द स्टूडेंट, भाई बच्चों को पढ़ाना ये पुलिस का काम नहीं है, परंतु मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरे पुलिस वाले भाइयों को ही पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो मेरे जरूरतमंद गरीब या वंचित मेरे भाई है इस देश के, जो कानून के बारे में अवेयर नहीं है, जिनका प्रतिदिन शोषण होता है उस कानून की ज्ञानता के अभाव में, तो उनके लिए मैं भाई ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, एवरी पुलिस स्टेशन सेल कीप सच रिकॉर्ड रजिस्टर फॉर्म एंड रिटर्न्स, मतलब हर एक पुलिस थाना ऐसे रिकॉर्ड रजिस्टर फॉर्म और रिपोर्ट रखेगा जिन्हें निर्धारित किया गया है। भाई ऑप्शन ए ठीक होगा, ये नहीं है कि भाई जो एसएचओ चाहेगा, जो एमएलए चाहेगा, जो स्थानीय एमपी चाहेगा, यार उनकी क्यों चलेगी किसी थाने में, सीधी सी बात है, जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो 53 तक हो गया, 53, हाँ। एवरी पुलिस ऑफिसर शैल बी कंसिडर्ड टू बी, अब भाई सभी पुलिस वालों को हमेशा ड्यूटी पे या 8 घंटे की ड्यूटी पे या ड्यूटी या फिर छुट्टी पे भी समझा जा सकता है, या इमरजेंसी भी ड्यूटी पे। भाई हम पुलिस वाले हैं, हमें हमेशा ड्यूटी के ऊपर समझा जाएगा, चाहे हम छुट्टी पे हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, चाहे हम दिल्ली घूमने गए, हमें प्रत्येक दिन ड्यूटी पे समझा जाएगा, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी लगती है। और हाँ, ये आप पंजाब पुलिस एक्ट जो था उसकी धारा नंबर 46 में भी आप देख सकते हो, उसके तहत प्रत्येक पुलिस वाला हर 24 घंटे 24/7 ड्यूटी पे समझा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, हु मे रेगुलेट द टाइम एंड द वॉल्यूम एट विच म्यूजिक एंड अदर साउंड्स आर यूज इन कनेक्शन विद एनी परफॉर्मेंस। भाई इसमें कहा गया है कि कौन ऐसा कौन सा पुलिस वाला है, भाई एसआई है या फिर डीएसपी है या फिर जो एसपी है, कौन ऐसे आदेश दे सकता है कि भाई आप यहाँ पे थाना क्षेत्र में या फिर कोई पब्लिक प्लेस में गाने मत बजाओ, तेज आवाज में गाने मत बजाओ, या रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मत बजाओ। तो इसमें भाई ऑप्शन है सीनियर एसएसपी या फिर डीएसपी, तो भाई बोथ एंड भी होगा, दोनों दे सकते हैं भाई ऐसा आदेश। इसका क्वेश्चन नंबर 25, रूल नंबर 13.1 ऑफ पंजाब पुलिस रेल रूल्स डील विद, भाई जो 13 ये पंजाब पुलिस रूल्स के बारे में है, तो इसके बारे में जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि आम आदमी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई 13 हम चैप्टर देखते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि जो भी आपका प्रमोशन है ना, जो आपकी रैंक बढ़ती है, सब कुछ उस 13 चैप्टर में दिया गया है, तो उसके 13.1 में यह दिया गया है, ठीक है भाई, एक से दूसरे रैंक तक पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पूछा गया है कि पुलिस अधिकारियों के दरमियान कमांड और श्रेष्ठता के कौन सा नियम लागू होता है? तो भाई इसके लिए नियम लागू होता है 14.1, ठीक है। तो क्योंकि 14 में दिया गया है डिसिप्लिन के बारे में, तो डिसिप्लिन के बारे में चैप्टर नंबर 14 में आप पूरा जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच रूल कवर्स ऑर्डरली रूम? अब भाई अर्दली रूम भाई 14.10 में डिस्कस किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच रूल कवर सस्पेंशन? भाई पनिशमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी पुलिस वाले को पनिशमेंट मिलती है वो पंजाब पुलिस रूल की चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस किया गया था, तो 16.18 में इस सस्पेंशन को डिस्कस किया गया है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 59, इन विच चैप्टर रूल रिलेटिंग टू गार्ड एंड एस्कॉर्ट? भाई गार्ड एंड एस्कॉर्ट को चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस किया गया है पंजाब पुलिस रूल में, तो ये भी आप जाके देख सकते हो। हु इज कम्पिटेंट टू सुपरवाइज द स्टैंडिंग गार्ड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ये कहता है कि भाई मुख्यालय पर खड़े गार्डों को कौन निरीक्षण कर सकता है, कौन सक्षम है? तो भाई लाइन ऑफिसर और रिजर्व निरीक्षक, ये ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ये क्योंकि ये ज्यादा नहीं है कि ये सिर्फ हर व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, जो मैंने पहले बताया था बीएनएस और बीएनएसएस वो हर व्यक्ति के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ जो B1 की तैयारी करेगा उनको ये 5-4 धाराएं रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये कहता है अगला कि भाई हर एक दंडाधिकारी, मतलब जेल में भाई जब भी कोई हवालात में कोई भी व्यक्ति या कोई भी आरोपी कैद रहता है, तो उसकी कब कब हाजिरी ली जाती है, कब कब, तो भाई वो सुबह भी ली जाती है, शाम को भी ली जाती है, जो भी उसका ताला बंद करता है, ताला खोलता है, ठीक है। अगला, चौकीदार का क्या काम होता है भाई? एक गाँव में चौकीदार का काम होता है गांव में पहरा देना, भाई गांव में रखवाली करना, अपराधियों को पता लगाने में सहायता करना पुलिस की, किसी की भी जन्म होता है उसके बारे में बताना, या फिर किसी की मृत्यु होती है तो उसके बारे में बताना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट 1985 में लागू हुआ था, सबको पता है भाई।
इसमें संशोधन कब हुआ? तो संशोधन 2014 में हुआ था। इसके बारे में पता करना बहुत ही जरूरी था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कीपिंग ए ब्रोथल? ब्रोथल का मतलब है कि भाई वैशाल्य चलाना। कहाँ अपराध है? वैशाल्य चलाने के लिए 1 साल से 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। भाई ये है, क्योंकि वैशाल्य ये भाई इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट था 1956, इसमें तो नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट तो वो 1956 में था, उसकी धारा के अंतर्गत ये सजा दी गई है। ठीक है। पोक्सो एक्ट सीधी सी बात है भाई, वो निर्भया कांड हुआ था 2012 में जब लागू हुआ था। 66 क्या है भाई? कोई भी आर्म्स, भाई कोई भी वेपन के रिगार्डिंग कोई भी अपराध होता है तो वो ये वेपन वाला आर्म्स एक्ट बना था 1959 में, उसके तहत आप इसको देख सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनविज एक्ट भाई, हाँ कोई भी भाई ऐसा मादक पदार्थ आप लाते हो, ले जाते हो, बेचते हो, अवैध रूप से करते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पंजाब एक्साइज एक्ट है उसके तहत ये सारी चीजें आती है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 68, अनुसूचित जाति। भाई अनुसूचित जाति वाला मामला SC/ST एक्ट वाला ये है। तो ये कह रहा है 1989 के तहत क्या सही है? तो भाई क्या सही है? अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध जितने भी व्यक्ति रखते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी अपराध कारित करता है, उनका कोई भी शोषण करता है, तो उनको इस एक्ट के तहत SC/ST एक्ट 1989 के तहत डील किया जाएगा। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में लागू हुआ था। इसके बाद ये जो चाइल्ड, भाई जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल मतलब कि भाई जो अंडर एज होता है 18 साल से नीचे वाले को जुवेनाइल समझा जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद जीके के क्वेश्चन है 10। अब यूपीआई किसको कहते हैं? यूपीआई फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। बेहतर है। अब भाई कौन सा सबसे सुंदर गांव है, सबसे मतलब कि साफ सुथरा गांव है? तो मेघालय में है ये गांव। इसके बाद वंदे भारत कब स्टार्ट हुई? फरवरी 15, 2019। इसके बाद है थीम ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी, BA रोड सेफ्टी हीरो, ये हो गया। इसके बाद इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? 40वीं होगी, ऑप्शन ए ठीक हो गया। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के संविधान भाग 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। ठीक है। इसके बाद भाई रीजनिंग बताऊंगा मैं, ये जीके तो आप वैसे ही बता रहा हूँ मैं। भारत में आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? सबको पता है भाई, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज आए थे। ठीक है। 68 से यहाँ तक हो गया। इसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ चंडीगढ़, ये भाई चंडीगढ़ पुलिस का टेस्ट था तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया, पहला ऑप्शन ठीक है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ठीक है। इसके बाद कहते हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? सबको पता है भाई, लीवर होता है। इसके बाद विच प्लेयर वाज नेम्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? तो भाई मैं तो IPL देखता हूँ, मेरे को तो पता है सुनील नारायण था, और आप देख लेना मिशेल स्टार्क सबसे ज्यादा रुपए में बिका था। ठीक है। इन सर्टेन कोड, हाँ अब आ गया भाई रीजनिंग का। अब मैं आपको रीजनिंग पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एक सर्टेन कोड में लेक को लिखा जाता है LAKE। लेक को क्या लिखा जाता है भाई? OZPV। तो इसको आप देखो भाई, तो क्या कह रहा है, बैक को क्या लिखा जाएगा? BACK। भाई सीधा सा आप देख पा रहे होगे, मैंने आपको बताया था रीजनिंग में जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिकोडिंग वाले थे ABCD आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर सको। कैसे? इसमें हम देखेंगे सीधा 20, 1, 11, 5, इसमें 15, 26, 16, 22। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? इसमें रिलेट कुछ नहीं कर पा रहे, इसमें कर पा रहे हो आपका A से Z अपोजिट है, K से P काला पानी, E से B लव, ये LOV। ठीक है। तो इससे हम B से उल्टा क्या था? BY, A से उल्टा क्या था? Z, C से उल्टा क्या था? X, और K से उल्टा क्या था? पानी, काला पानी। ठीक है। तो ये YZXP, B ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है भाई, यदि RH को हम 13 कहते हैं तो D और P को हम क्या कहेंगे? तो भाई R और H को हम 13 क्यों कह रहे हैं? R तो क्या था? 18, और H क्या था? 8 था। तो 18 और 8 26, तो 26 का आधा कर दिया तो क्या हो गया? 13। तो D को 4 कहते हैं, P को 16 कहते हैं, 16 और 4 20, 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10। 10 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन आप देख लेना। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग PQRS। ये कह रहा है भाई, इसको हिंदी में पढ़ेंगे भाई, कैसे करें? हाँ चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये भाई कोई भी देख सकते हो आप जो भी तैयारी कर रहा है। ये कह रहे हैं PQRSTUVWR 8 फ्रेंड्स, 8 लोग हैं, ये एक घोड़े में बैठे हैं।
सबसे पहले कहता है भाई पी सीटिंग बिटवीन यू एंड वी, क्या हुई सीटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। भाई इसको हिंदी में देख लेते हैं हम, मैं तो करवा दूंगा परंतु आप नहीं समझ पाओगे भाई। ये कहता है लास्ट का आर वी के बाईं ओर तीसरा है, डब्ल्यू एस के दाईं ओर तीसरा है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम पीछे से चलते हैं, आर वी के बाईं ओर तीसरा है, आर ये वी हो गया तो वी के बाईं ओर तीसरा है तो ये हो गया आर। इसके बाद ये कह रहा है डब्ल्यू एस के दाईं ओर है, इनमें से नहीं है, ठीक है। आर और वी देखो इनमें कहाँ ढूंढ पा रहे हो, पी यू और वी के दरमियान बैठा है, दरमियान मतलब क्या होता है यार, पी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, हाँ तो पी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, तो ये हो गया पी और ये हो गया यू। भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है भाई। भाई इंग्लिश में करवा देता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा हिंदी। क्या इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, ना यहाँ पे डब्ल्यू है ये ना यहाँ पे टी है, तो क्या इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अभी देख लेंगे आगे क्या आता है। इसके बाद आर इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, ये हमने कर दिया था। डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ एस, डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ, ये ऐसे बैठा है तो ये हो गया एस, एक दो तीन, हाँ ये हो गया भाई 8, बिल्कुल आपने सही बैठा दिया, ठीक है। ये कह रहा है देर आर, अब ऑप्शन देखो 4, पी और दरमियान क्या होता है यार, भाई इंग्लिश में देखो, देयर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में दो दोस्त हैं, ये दो हो गए, ठीक है भाई पहला ऑप्शन ठीक है। ये पूछ रहा है गलत कौन सा है, देयर इज नो वन बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, देयर इज नो, डब्ल्यू और क्यू के बीच में कोई नहीं है, ठीक है भाई। ये भी पी इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, पी इज इमीडिएट राइट ऑफ, ना भाई पी तो लेफ्ट में है राइट में थोड़ी ना है, तो ऑप्शन नंबर ये सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद भाई फ्रॉम हिज हाउस धीरज वेंट, एक धीरज आदमी है भाई, ये अपने हाउस से चलता है, वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला जाता है। ये भाई ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। देन ही टर्न वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है, टर्न किया इसने, कवर्ड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर कर दिया। देन ही टर्न साउथ, साउथ, साउथ तो भाई साउथ किस तरफ है, नीचे है साउथ, तो साउथ, साउथ की और चल के ये चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल दिया भाई। फाइनली टर्निंग टू ईज ईस्ट, फिर ये ईस्ट की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर चल रहा है भाई ये। तो अब ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द, इज ही फ्रॉम हिज हाउस, इस घर से ये किस साइड है, तो इस घर से तो भाई ये नॉर्थ की साइड हो गया, नॉर्थ है, ठीक है ना। नीचे होता तो साउथ ईस्ट साइड होता, तो वेस्ट ईस्ट साइड होता तो ईस्ट, ठीक है भाई, ये आप समझ गए होंगे आसानी। अगला क्वेश्चन है भाई, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वां है, बाएं से 14वां तो बाएं से 13 कर दो और भाई ये पी हो गया 14वां। क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, क्यों दाएं से 7वें स्थान पर है, तो ये 6 हो गया, ये क्या हो गया भाई, पी बाएं से है 14वां, ठीक है। इसके बाद यदि पी और क्यू के दरमियान 4 लड़के हैं, इन दोनों के बीच 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के ये हो गए भाई। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं भाई, 6 ये थे, 7वां ये हो गया, 6 और 1 7 और 4 11 और 1 12 और 13 25, ये 25 आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। क्यों, ये 14वां था तो 13 इस साइड है, 14वां ये हो गया, ये यहाँ से 7वां था तो 6 यहाँ हो गया, 7वां ये हो गया, दोनों के बीच 4 है, तो भाई 6 और 4 10 और 13 23 और 2 ये हो गए 25, ठीक है ना, तो ये 25 आ जाएगा इसके ऊपर। इसके बाद भाई राजू एंड कमल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, भाई ये भी क्वेश्चन देख लो आप, राजू और कमल हॉकी और वॉलीबॉल में गुड है, तो भाई ये राजू हो गया, ये कमल हो गया भाई, तो राजू हॉकी में भी गुड है और वॉलीबॉल में भी गुड है, ऐसे ये भी हॉकी में भी गुड है और वॉलीबॉल में भी भाई गुड है, ठीक है। सचिन एंड राजू आर गुड इन हॉकी, हॉकी एंड बेसबॉल, तो भाई ये सचिन और आ गया है, ये हो गया सचिन, तो सचिन भाई हॉकी और वॉलीबॉल में था ही, अब बेसबॉल में और गुड हो गया भाई, और सचिन किस में है, सचिन एंड राजू आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, तो भाई सचिन हॉकी में भी गुड हो गया और बेसबॉल में भी गुड हो गया, ठीक है।
इसके बाद गौरव एंड कमल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। गौरव एंड कमल, तो कमल क्रिकेट में गुड हो गया और वॉलीबॉल वॉलीबॉल में वो पहले ही गुड है। और गौरव हो गया किसमें भाई, क्रिकेट में भी और वॉलीबॉल में भी। अरे भाई ले आओ क्वेश्चन को खत्म कर दो। सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। सचिन गौरव एंड एक और आ गया भाई ये माइकल। ये किस किस में अच्छे है भाई, फुटबॉल और बेसबॉल। तो बेसबॉल में ये पहले ही गुड था, गौरव बेसबॉल में गुड नहीं था, तो गौरव में बेसबॉल जोड़ दीजिए भाई। फुटबॉल में, इसमें तो भाई फुटबॉल भी जोड़ो। पर क्या था, सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन, तो भाई सचिन को फुटबॉल में भी गुड करो। फुटबॉल में हो गया, बेसबॉल में हो गया, बेसबॉल में हाँ ठीक है। अब और माइकल, माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में। यार इतना हार्ड क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए भाई इस पेपर में, क्योंकि ये 5 मिनट खा जाएगा। परंतु ऐसे क्वेश्चन भाई इनकी ट्रिक्स होती है, ये ऐसा हार्ड क्वेश्चन देते ही इसलिए है अगर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर की पूरा टाइम की ऐसी तैसी कर दे, तो ऐसे क्वेश्चन में पढ़ना मत। चलो मैं तो करवा देता हूँ। ये कह रहा है हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल कौन अच्छा खेलता है। हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट वॉलीबॉल, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल। भाई हॉकी कहाँ गई ये, हु इज गुड इन हॉकी। भाई ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन ठीक है, कमल ठीक है, सीधी सी बात है। और ये कोई सा भी नहीं मिलेगा आपको ये तीनों ऑप्शन इसमें, ठीक है भाई, ये आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद भाई एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आपके और करवा देता हूँ, फिर आपका फिनिश हो जाएगा। किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख के कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जागृत होगा इससे। 86 हो गया, 87। यू आर गिवन ए सिक्वेंस ऑफ, अच्छा क्या है भाई, ये है वही नंबर सीरीज वाला 32, 87, 332 और 1635। इसमें आप कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, इसको उठाओ भाई आप, 32 32 दिया जो इसके नियर बाय पड़ता है ना उतने से गुणा करो। 32 32 गुणा में 3, 32 दिया 96, माइनस में 96 में से 9 गया, 87 हो गया। अगला क्वेश्चन, 87 गुणा में 4 कर रखा है, क्यों इसके नियर बाय देख लिया करो, 832 32 के नियर बाय यही है, तो इसमें गुणा से 4 कर रखा है, तो 87 832, 728 320 28 348, तो 348 में से कितना घटा दिए, -16। इसके बाद 335 गुणा में 5, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा किया, या 4 से गुणा किया, या 5 से गुणा करेंगे हम, तो 330 गुणा में 5, 3 5 15, 30 5 150, तो भाई कितना हो गए, 1550 हो गया, और 2 दिया 6 ना भाई, 3 5 15, 1650, 1650 और ये 6 1656, 3 5 15 यार, 3 5 1500 तो ये हो गया यार, ये 3 5 15 150 ये हो गया, 2 दिया 6 6 5 1656, यहाँ ठीक है 1656। अब 1656, अब यहाँ पे माइनस किया था 9, क्यों 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस किया 16, क्यों 4 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 25 माइनस हो गए, 332 300 1656। ये क्या हुआ भाई, कहीं ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, ये हो गया 1635, तो 1635 हम 332 को 5 से, या 3 से किया, या 4 से, या 5 से करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 3 5 15 1500, और ये 3 5 15, अरे भाई हाँ 1650 1656 हो गया, तो 1656 में से हम कितना घटाते हैं, तो ये आता है, तो 1635, 1635 तो 21 आता है भाई, 21। ऑप्शन इसके आगे वाला। उसके बाद भाई हम 1635 है, इसको यहाँ 5 से कर रहे थे ना, तो इसको 6 से गुणा करते हैं, 6 5 30 3,
6 3 18 और 3 21 को 21 लगी 2 6 6 36 और 2 38 ऑटो लगी 3 6 4 3 9 9,810। तो 9,810 में से 9 16 यहाँ 25 तो 36। जैसे 36 घटाएं 10 में 6 का 4 9 में 3 का 6 7 का 7 और 9 का 9 9,764 ये 74 है। भाई ये तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, क्योंकि ऑप्शन इसके आसपास का 9,774 तो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 9,764 आ रहा है यदि 1635 को कर रहे हैं तो भैया आप देख सकते हो इसमें कहीं ना कहीं ये 10 क्योंकि यहाँ पे आएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है भाई उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से आना चाहिए। 32 35 1656 में से जैसे यहाँ 16 घटाया था तो यहाँ हम घटाएंगे 25, तो 25 घटे 6 में 5 गया 1 और 5 में 2 गया 3 6 का 6 1 का 1 1631 यहाँ पे आना चाहिए 1631। फिर 1631 को करके देखें हम इसको किससे 6 से 6 एकम 6 6 3 18 का 8 चलेगी 1 6 6 के 36 1 37 7 चलेगी 3 6 एकम 4 3 9 9,786। इसमें से कितना घटा दिया था 25, तो इसमें से 36 घटाएं तो 6 का 6 8 में 3 का 5 7 और 9 समझ जाएगा ना। अरे मेरे भाई 6 कम 6 6 3 18 का लगे 1 6 3 36 1 7 7 लग 3 6 4 3 9 ठीक है ये हो गया। इसमें 36 6 में 6 गया 0 और 8 में 3 गया 5 7 का 7 9,750। नहीं भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अपना एक्यूरेट नहीं आ रहा है, इसमें या तो और फॉर्मूला लगेगा, परंतु हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। एक दो क्वेश्चन को ही ना, मैं इससे पिछला क्वेश्चन भी आपको बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ ही दिया करो मेरे भाई जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी हो। पहली बार में आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसको छोड़ दिया करो। इसमें वैसे और कुछ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे, गैप वगैरह देख देख के। तो अभी इतना टाइम नहीं भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्यूज द मदर, इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन वो बता देता हूँ मैं आपको। क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ, क्याऊ की माता पी की बहन और एम की बेटी है। तो ये मैं तो इंग्लिश में कर लेता हूँ भाई, आप हिंदी में कर लेना। क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यू ये है इसकी जो ये मदर है, मैंने पहले बताया था औरत को हम गोड़ मानेंगे, आदमी को चौकोटा, शादी हो रखी है तो प्लस, वैसे वैसे की वैसे, ठीक है। इसके ऊपर माँ बाप है तो ऊपर कर देंगे, नीचे बेटा बेटी है तो नीचे, ठीक है। तो क्याउज, क्याउज मदर मतलब क्याऊ की मदर इज द सिस्टर ऑफ पी, इज द सिस्टर ऑफ पी, इस पी की बहन है भाई ये, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्याऊ कहाँ गया भाई, क्याउज, क्याऊ की मदर इज द सिस्टर ऑफ पी होगी, ठीक है भाई। एंड डॉटर ऑफ एम, एम की डॉटर होगी भाई ये जो ये है, ठीक है। इसका नाम तो नहीं पता नहीं क्या है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, ये एस इसकी डॉटर होगी, ये भाण भाई होगी, ये एस डॉटर है भाई, ठीक है। डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी, ये तो भाई 3 4 भाण भाई होंगे, ठीक है। एस पी की बेटी है और टी की बहन है। हाउ इज द एम रिलेटेड टू टी, तो ये एम इस टी से किस तरह रिलेटेड है, तो भाई इस टी की ये तो होगी माँ, और इस माँ की ये होगी माँ या बाप, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका मैटरनल ग्रैंडमदर और मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इधर ए और सी, ठीक है भाई। ए या सी में ये नाना हो सकता है या नानी, आप देख सकते हो, ठीक है। आपकी मम्मी की माँ या फिर पापा भाई आपके नाना नानी तो लगेंगे, तो ये आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। इसके बाद मिरर इमेज का आ गया भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था। यदि घड़ी से देखते हो आप तो 8:30, 8:30 कैसे बजेंगे, 8:30 बजेंगे, बड़ी सुई तो रहेगी यहाँ पे और छोटी सुई रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये बज गए 8:30। तो इसको यदि आप, मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में इसको ऐसे करना और वाटर इमेज में इसको उल्टा ऐसे ऊपर करना, तो वैसे करोगे तो भी 3:30 आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था 11:60 में से घटा लेना, यदि आपको फिर भी ना आए तो 11:60 में से 8:30 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 3:30 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ये 90 भाई, 90 वाले में यार बहुत आसान है, बहुत सारे मेरे भाई जो कॉम्पिटेंट थे उनके ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन है। ये घोड़ा बन रहा था भाई, ठीक है। इसमें यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप था, यहाँ पे एस बना हुआ है, यहाँ पे तीर टाइप था और यहाँ पे है इक्वल, तो इसके बराबर ये कर दिया। इसमें क्या इसने यहाँ प्लस गया,
ये जो स्क्वायर था ये यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ये ऐसे यहाँ पे चला गया और ये ट्रायंगल यहाँ पे चला गया। कैसे? ये पर ये जो बराबर का निशान था ये दोनों इस साइड आ गया, जो ये था ये यहाँ पे आ गया। तो अब अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है भाई इसने, अब भाई ये है स्टार, ये प्लस, ये इसका एस हो गया, ये सी और ये एक्स। तो ये क्या होगा? ये पूछ रखा है। तो भाई जैसा का जैसा इसमें हुआ है वैसा का वैसा सेम डिफरेंट इसमें कर दो। इसमें ये प्लस इस साइड आके 2 बार हो गया, तो इसमें एस है तो ये एस, इसको 2 बार कर दो भाई। हम वैसे के वैसे चलेंगे, हम नहीं देखेंगे कुछ भी। ये यहाँ पे एस कहाँ चला गया? यहाँ पे तो ये इसका गुणा यहाँ पे चला गया। ये सी कहाँ चला गया? इसका ये ट्रायंगल था ऊपर चला गया, तो ये सी ऊपर चला जाएगा। इसके बाद जो ये स्क्वायर था ये यहाँ पे नीचे तो आ गया, तो हमारे पास क्या था? ये प्लस, ये प्लस यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। और कुछ रह गया भाई? 1 2 3 4 5, तो 2 और 2 4 तो 6, और कुछ रहेगा भाई? हाँ, ये तीर का निशान, तीर का निशान कहाँ पे गया इसमें? तीर का निशान इसका गया था ये नीचे, हाँ ये ऐसे घूम गया भाई एंटी क्लॉक वाइज। तो ये तीर का निशान अपने पास कहाँ है? ये स्टार का निशान ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया भाई ए, आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसी रीजनिंग आती है, कैसी जीके आती है, किस तरह के से बीएनएस और बीएनएसएस पूछा जाता है। तो आप आसानी से इस वीडियो को देख के भाई अमल करके जितने भी मेरे देश के जितने भी मेरे भाई है किसी भी B1 एग्जाम की तैयारी या कोई भी ईयर प्रमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो मेरे भाई जो नया वाला कानून लागू है वो आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसमें ना सिर्फ आपको धारा याद करनी है बल्कि इसके क्वेश्चन पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पनिशमेंट पूछी गई थी, तो वो भी आपको बिल्कुल डिटो होना जरूरी है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि भाई जो मैंने और वाला जो एक मैंने ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे और आ रहा हूँ ना, तो भाई उसको नहीं लेना, आप अगला ऑप्शन क्लिक कर देना। और यदि और नहीं आ रहा तो वो सी ऑप्शन और होता वो ये टिक कर देना। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे सेम टू सेम आप मेरी वीडियो देखते तो आप पूरे नंबर हासिल कर सकते थे। बीएनएस और बीएनएसएस में भी एक्ट की सिर्फ ये पूछा गया कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में हो गया, SC/ST एक्ट 1989 में हो गया, इमोरल ट्रैफिकिंग 1956 में, पॉक्सो एक्ट 2012 में, ऐसे जो भी एक्साइज एक्ट हो गया और जो भी थे भाई आपके, जैसे आर्म्स एक्ट 1959 में था। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। पुलिस एक्ट का जो भाई 40 पूछी थी, उसके अलावा जो पंजाब पुलिस रूल के जो 5-4 चीज थी, जैसे 13 में उनका प्रमोशन था, 14 में अर्दली वगैरह जो डिसिप्लिन का था, 16 में डिसिप्लिन, 16 में सॉरी पनिशमेंट का था, 18 में स्कोर गार्ड वगैरह तक का था। तो ये सारी चीज भाई आप आसानी से देख सकते हो। और यदि आप पुलिस वाले हो तो आपको इन सभी चीजों के बारे में भाई नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, हम चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त थे, कल भी आप चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे भाई। गिनती करवानी है, हमारे हरियाणा के इलेक्शन में जो भी रिजल्ट है वो आने वाला है, उसकी हम बहुत ही अच्छे से इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और यदि आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे अवगत करवा सकते हो मैसेज करके, चाहे वो कैसा भी टॉपिक क्यों ना हो। और हाँ मैथ भाई, आप जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं तभी करवा पाऊंगा, आपका पूरा मैथ आपकी एक वीडियो में मैं कवर अप करवा दूंगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के साथ, एक एक ट्रिक के साथ पूरा चैप्टर मैं करवा दूंगा भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।